स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेली प्रैक्टिस टेस्ट की डिस्कशन से। फर्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 kilometer, reaches the edge of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along as shown in the figure. If the round trip takes 10 minutes, the net displacement and distance of the cyclist is। अब क्वेश्चन को आप लोग अगर पढ़े तो क्वेश्चन में कहता है कि एक साइक्लिस्ट है, वो सेंटर से स्टार्ट करता है, मतलब पॉइंट ओ से उसने स्टार्ट किया। जो रेडियस है इसका 1 किलोमीटर है। रीचेज द एज ऑफ द पार्क, एज पॉइंट पी, वो यहाँ तक पहुँचा, मतलब ओ से पी गया। देन साइकिल्स अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस, फिर इस पाथ के अलॉन्ग उसने साइकिलिंग की। एंड देन रिटर्न्स टू द सेंटर, और उसके बाद वापस रिटर्न आ गया एज शोन इन द फिगर। इसका मतलब जो एरो है वो उसका पाथ है। फाइंड करनी है नेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखें, नेट डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर ज़ीरो होगी। उसकी रीज़न आप लोगों को पता है। उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम है, और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है तो चेंज इन पोजीशन नहीं है। तो अगर चेंज इन पोजीशन नहीं है तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल आएगी। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर है डिस्टेंस। कि डिस्टेंस क्या होगा। कई दफ़ा अगर एक क्वेश्चन के दो पार्ट हो तो एक पार्ट सॉल्व करने से आंसर पता चल जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो मुझे आंसर पता चल रहा है कि ज़ीरो ऑप्शन जो है वो बीटा के अंदर है और डेल्टा के अंदर है, और हमारा जो ऑर्डर है उसमें पहले डिस्प्लेसमेंट है फिर डिस्टेंस है, तो आंसर डेल्टा करेक्ट है। पहले डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और कहीं भी नहीं है। लेकिन वेरीफाई करने के लिए हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ है, तो पहले वो गया ओ से पी, फिर वो गया पी से क्यू, और फिर वो क्यू से ओ। तो ओ से पी हमारे पास कितना है, 1 किलोमीटर है। पी से क्यू ये सर्कमफेरेंस का फोर्थ पार्ट है, कल हमने बात की भी थी इसकी, 2πr/4। और फिर वो कहाँ से गया, क्यू से ओ, वो कितना होगा, वो 1 होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा पाई r/2, और ये 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। रेडियस कितना है, 1 डिवाइड बाई 2 + 2। अब 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.57, तो +2, तो आंसर क्या है, 3.57। तो आंसर हमारा क्या होगा, डेल्टा, कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, 3.57 हमारा डिस्टेंस है। Athlete completes one round of a circular track of radius. What will be his displacement at the end of 2 minutes? अब एक एथलीट कंप्लीट करता है अपना सर्कुलर ट्रैक। अब यहाँ पर टाइम जो है वो मेंशन होना चाहिए था कि टाइम हमारे पास कितना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट टाइम हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। तो लेट्स से हम यहाँ पर टाइम जो अज्यूम कर लेते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर उसने अपनी एक राउंड ट्रिप को कंप्लीट किया। तो व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट में क्या होगी। तो देखें बच्चे, अगर जो राउंड ट्रैक है, राउंड ट्रिप है, वो 4 मिनट में कंप्लीट होता है। अगर राउंड ट्रैक 4 मिनट में कंप्लीट होता है तो 2 मिनट में कितना होगा, हाफ। तो 2 मिनट के अंदर उसने वो कंप्लीट किया होगा, वो हाफ राउंड कंप्लीट किया होगा। और हाफ राउंड का मतलब होगा वो ए से लेकर कहाँ तक पहुंचेगा, वो बी तक पहुंचेगा। तो ए से लेकर बी तक अगर हम बात करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था, हाफ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होता है। तो ये जो डायमीटर होगा ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, और किसके इक्वल आएगी, 2r के। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। अब यहाँ वर्ड है ऑलवेज। देखिए, हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है उसको अगर आप डिस्टेंस के साथ कंपेयर करो तो डिस्प्लेसमेंट या तो लेसर होता है या इक्वल होता है, ग्रेटर नहीं होता। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल रेशियो हमें फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगा, कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमारा जो आंसर होगा वो या तो इक्वल हो सकता है या क्या हो सकता है, लेसर हो सकता है 1 के। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा,
और अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल है तो आंसर इक्वल आएगा। तो इक्वल टू और लेस देन 1 चार्ली ऑप्शन आपके पास आएगा। और अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, ये होता डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या ऑप्शन आपके पास होती? फिर या तो ये इक्वल टू 1 होता या ग्रेटर देन 1 होता। तो ये दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। An aeroplane flies 400 meter north and 300 meters south and then flies 1200 meter upward. The net displacement is। अब क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर पहले जो मोशन है वो प्लेन में मोशन का मतलब ये है कि पहले वो 400 मीटर नॉर्थ पे गया, तो ये 400 मीटर नॉर्थ, ये एक प्लेन है। फिर वो 300 मीटर साउथ गया, तो 400 मीटर नॉर्थ और उसके बाद वो 300 मीटर साउथ गया, तो यहाँ से वो वापस आया और 300 मीटर साउथ की तरफ चला गया। अब फाइंड क्या करना है, उसके बाद वो कहता है कि फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। इसके बाद वो 1200 मीटर ऊपर की तरफ आया, मतलब अगर ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, इसमें मैं मार्क करता हूँ कि मेरे पास ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद वो साउथ की तरफ आया वापस, तो ये दोनों प्लेन में है। उसके बाद वो अपवर्ड गया, अपवर्ड का मतलब है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टॉप की तरफ, और वो कितना गया? 1200 मीटर। तो क्या फाइंड करना है? द नेट डिस्प्लेसमेंट इज, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, लेकिन पहले 400 और 300 का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो 400 और 300 का जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो कितना आएगा? वो ये आएगा, इनका डिफरेंस है, और ये आएगा 100 मीटर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 100 मीटर जो इस प्लेन के अंदर है, जो टुवर्ड्स नॉर्थ होगा। और दूसरा हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1200 मीटर अपवर्ड। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दिस वन, ये होगी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने कैलकुलेट करना। अब क्या यूज करेंगे यहाँ पर? पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ 1200 होल स्क्वायर प्लस 100 होल स्क्वायर। अब 1200 होल स्क्वायर प्लस 100 होल स्क्वायर, अब आपका आंसर क्या बनेगा? 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 144, और साथ दो जीरो है, स्क्वायर लोगे 10⁴ आएगा, प्लस 100 का स्क्वायर क्या आएगा? वो 10⁴ आएगा। 100 का स्क्वायर ही आएगा 10⁴, तो ये इसके ऊपर अंडर रूट है। अब मैंने आपको एक रूल बताया था स्टार्ट में, क्या ये दोनों नंबर ऐड हो सकते हैं? आंसर होगा यस, क्योंकि पावर क्या है? पावर सेम है। तो 10⁴ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। अब 10⁴ के साथ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो ये आएगा 144 10⁴ प्लस 1 इंटू 10⁴। तो 144 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा? 145। अब मुझे बताएं 144 के अंडर रूट और 145 के अंडर रूट में कोई खास डिफरेंस होगा? 144 के अंडर रूट और 145 के अंडर रूट में कोई खास फर्क होगा? नो। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो 145 का अंडर रूट वो 12 ही आएगा, और जो 10⁴ का अंडर रूट है वो 10⁵2। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 1200 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेल्टा। 1300 तो तब आएगा जब हमारा 169 के अंदर हो, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन का आइडिया हो गया कि पहले मोशन नॉर्थ और साउथ वो प्लेन में है, फिर अपवर्ड गया। अपवर्ड का मतलब ये होगा कि अगर पहले एक्स और वाई एक्सिस था तो अब जी एक्सिस है, तो पहले एक्स और वाई का फाइंड करोगे रिजल्टेंट, और फिर उसको जी के साथ सॉल्व करोगे, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, a person moves 30 meter north and then 20 meter east and finally in southwest direction. The displacement of the person from the origin will be।
हमारे पास 30 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया, 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया। अब 30 मीटर नॉर्थ ये बनेगा आपके पास, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट वो ये बनेगा, एंड फाइनली इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और उसके बाद वो कहाँ गया, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द रीजन, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी। अब अगर हम डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है कि साउथ वेस्ट में वो कितना मूव हुआ। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो पहले वो नॉर्थ की तरफ मूव किया, फिर वो ईस्ट की तरफ मूव किया, थर्ड वन वो अगर साउथ वेस्ट की तरफ मूव किया है तो वो ये है, दिस वन, ये साउथ वेस्ट बनता है, वो मिसिंग है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि साउथ वेस्ट की तरफ मूव नहीं किया, तो फिर रिजल्टेंट तो ये है सिंपल, फिर तो रिजल्टेंट ये बनेगा। वो कैसे फाइंड करोगे, वो हेड टू टेल रूल से फाइंड करोगे। ये आपके पास आएगा 30 और ऊपर आपके पास क्या है, वो 20 है। तो यहाँ 30 का स्क्वायर लेंगे, 20 का स्क्वायर लेंगे, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। और वो क्या आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यह आएगा 900 प्लस 400, या के पास आएगा अंडर रूट ऑफ 1300। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन ये तब है अगर साउथ वेस्ट की तरफ हमारे पास मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, फिर क्या करेंगे। फिर बच्चे आपको पहले ये रिजल्टेंट जो मैंने फाइंड किया ये फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद साउथ वेस्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ रहा है, ये साउथ वेस्ट है, फिर आपको दोनों का डिफरेंस फाइंड करना होगा और फिर आपका नेट आंसर आएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास पहले जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी तरफ रिजल्टेंट आ जाए, फिर साउथ ईस्ट अगर गिवन है तो फिर आपके पास इसका आंसर आएगा। मेन चीज़ यही है कि अगर आपके पास ये मेंशन है कि साउथ वेस्ट की तरफ वो कितना मूव हुआ, जब साउथ वेस्ट की तरफ आप कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि वो 30/2 नहीं होगा, ये मेरा ख्याल है अंडर रूट 2 होगा, इतना मूव हुआ, तो ये भी फिर हमारे पास गिवन है। तो फिर पहले आप अंडर रूट 1300 फाइंड करोगे और फिर एंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो दोनों का डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि एक आपके पास नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, दूसरा आपके पास साउथ वेस्ट की तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 180 डिग्री। और जो 180 डिग्री होता है तो दोनों का क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अब इसके लिए अंडर रूट 1300 फाइंड करना ज़रूरी है। अब अंडर रूट 1300 क्या आएगा, अब अंडर रूट 1300 के लिए अंडर रूट वाले रूल को यूज़ करें तो हमारे पास ये लिखा जाएगा 13 टाइम्स 10⁻²। अब 10⁻², 100, ये तो आपके पास आ गया 10। अब मैं शॉर्टकट के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन वो शॉर्टकट आपको वीडियो मिलेगी तभी आप करोगे। इस 13 को मैं लिख सकता हूँ 16 - 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 3/8। इस तरह से इसको लिखा जाता है। इसको मैं डायरेक्ट आपको बता दूं 3/8। अब 3/8 आपने 3 को 8 से डिवाइड करना है और फिर उसको सेपरेट करना है 4 से। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास आंसर बनता है वो 3.62 मीटर बनता है, 625। अब ये है 30√2 और ये 3.62, तो इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है। अब जब तक ये वैल्यू कंफर्म नहीं होगी हम इसके डिफरेंस को फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। मेथड मैंने बता दिया कि मेथड क्या है, लेकिन क्वेश्चन को चेक करना ज़रूरी है। इसको चेक करके हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट 34 टू Q57, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वुड बी। अब ये चेंज इन पोजीशन से रिलेटेड है कि P से Q मूव हुआ तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताया था कि फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ फाइनल वेक्टर जो आपके पास वो Q है और इनिशियल वेक्टर क्या है, वो P है। और मेथड क्या था, पहले उनको यूँ लिखो, ये बनेगा 5i + 7j। जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ये लिखा जाएगा 3i + 4j। 5 सब्ट्रैक्ट 3 में से होगा, 7 सब्ट्रैक्ट 4 में से होगा, तो 5 - 3 ये 2i और 7 - 4 ये आपके पास आएगा +3j। तो 2i + 3j कौन सी ऑप्शन है, डेल्टा।
द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कल, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कल। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है अलॉन्ग डायमीटर और डिस्टेंस फाइंड करना है अलॉन्ग द सर्कल, वो कंप्लीट है। तो अलॉन्ग द डायमीटर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अलॉन्ग द डायमीटर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डायमीटर के इक्वल ही होती है। तो अलॉन्ग द डायमीटर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r के इक्वल है, और जो टोटल डिस्टेंस है अलॉन्ग द सर्कल वो सर्कमफेरेंस के इक्वल है 2πr। तो हमें इनकी क्या फाइंड करनी है, रेशो। तो डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो किससे, डिस्टेंस से। तो डिस्प्लेसमेंट है 2r और डिस्टेंस क्या है, वो 2πr। तो 2 और r दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/π आपका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर, तो डायमीटर के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के इक्वल ही होता है। और टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कल, और सर्कल में टोटल डिस्टेंस सर्कमफेरेंस होता है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अंडर व्हाट कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस, वो कौन सी कंडीशन है जब हमारी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होती है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता। कल बताया था क्लोज पाथ में, जब क्लोज पाथ होता है तो क्लोज पाथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है लेकिन आपका जो डिस्टेंस होता है वो नॉन जीरो होता है। तो यहाँ क्लोज पाथ की ऑप्शन क्या है, सर्कुलर मोशन। इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहोगे। देखो बच्चे, डिस्टेंस जीरो एक ही केस में होता है जब बॉडी मूव ही नहीं करती। तो डिस्टेंस जीरो होता है रेस्ट पोजीशन में, और रेस्ट पोजीशन में अगर आपके पास डिस्टेंस जीरो है तो याद रखिएगा रेस्ट पोजीशन के अंदर हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी वो जीरो के इक्वल आएगी। तो ये आपके पास आंसर क्या होगा, व्हाट कैन यू से अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इट मस्ट बी जीरो। मे और मे नॉट नहीं हो सकता, मस्ट होगा कि वो जीरो आए। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अब डिस्टेंस के बारे में क्या कहोगे, क्या डिस्टेंस मस्ट भी जीरो होगा और मे नॉट भी जीरो होगा। अब आपका जो आंसर आएगा वो मे और मे नॉट भी आएगा, मे और मे नॉट भी। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये सर्कुलर मोशन भी तो हो सकती है, और सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा डिस्टेंस जो होता है वो जीरो तो नहीं होता। तो फिर आपके पास आंसर अल्फा बनेगा। क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसकी यहाँ पर पीपीटी मिसिंग है, उसको मैं आपको जनरली मेंशन कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें तो पिक द ऑड वन आउट। पिक द ऑड वन आउट का मतलब होता है जो इनमें से डिफरेंट है उसको सिलेक्ट करना, और वो डिफरेंट इन सब में से सही भी हो सकता है, इन सब में से गलत भी हो सकता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है पिक द ऑड वन आउट, ये बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करने को कहता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो बाकियों से डिफरेंट है। वो डिफरेंट गलत की फॉर्म में भी हो सकती है, वो ठीक की फॉर्म में भी हो सकती है। तो फर्स्ट वन, डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज डिक्रीज और बिकम जीरो इन मोशन, ये करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट इज साइन सेंसिटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। याद रखिएगा हर वेक्टर क्वांटिटी साइन सेंसिटिव होती है, हर जो वेक्टर क्वांटिटी है वो साइन सेंसिटिव है। अगर डिस्टेंस के बारे में लिखा जाता साइन सेंसिटिव वो गलत था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट साइन सेंसिटिव है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। करेक्ट है, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या लेसर होगा। रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन 1, ये गलत है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो होती है वो या तो 1 होती है स्ट्रेट पाथ में, या फिर ग्रेटर देन 1 होती है, वो लेसर देन 1 नहीं होती। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जो इनमें से ऑड वन है वो लास्ट वन है, बाकी सारे करेक्ट हैं, लास्ट वन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी इसकी, डेल्टा।